हाँ साथियों, देखो किसान आंदोलन की इस श्रृंखला में अपन नेक्स्ट ले रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। इस फाइल में अपन देखेंगे घटना जो चक्र है पूरा, इसका घटनाक्रम जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जैसे जो मेंस वाले टॉपिक हैं, जैसे विशेषताएं, महत्व, इसके क्या सफलता के क्या कारण थे, असफलता के क्या कारण थे, वो अपन ने अलग फाइल के अंदर देख लिए हैं। इसमें अपन बेसिकली देखेंगे फैक्चुअल चीजें। ओके आओ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका काल अपने को पता है 1897 से लेके 1941, टोटल 44 साल ये ऐसे चला, 44 ईयर्स, 1897 से 1941, 44 ईयर्स। ठीक है। तो ये न केवल राजस्थान का बल्कि भारत और विश्व का भी सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है। पीजेंट मूवमेंट, इंग्लिश में इसको फार्मर मूवमेंट नहीं बोलते अपन, पीजेंट्स बोलते हैं, पीजेंट मूवमेंट। ठीक है। फार्मर और पीजेंट में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है। फार्मर का तो मतलब ये होता है जिसकी खुद की जमीन होती है, और पीजेंट वो होता है जो उस जमीन पे काम करता है, किराए की जमीन पे काम करता है, जिसको अपन टेनेंट भी बोलते हैं, किराएदार। ठीक है। तो इनको पीजेंट मूवमेंट बोला जाता है, पीजेंट मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जैसे आप पढ़ोगे तो पीजेंट मूवमेंट के नाम से इसको अपन को ध्यान में देना है। तो जो इंग्लिश मीडियम से आप जब लिखो तो फार्मर मूवमेंट नहीं, पीजेंट मूवमेंट। ओके। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया क्षेत्र जैसे जो है ना उसका परिचय, उसका बेसिक परिचय अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये टेबुलर फॉर्म में अपन ले रहे हैं। बिजोलिया जो था वो क्या था, ऊपरमाल की जागीर का मुख्यालय या सदर मुकाम था, है ना। जागीर का नाम बिजोलिया जागीर नहीं है, ये अपने को समझना है। आज जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो उस समय भी जैसे बड़े बड़े भूभाग जो हुआ करते थे उन्हें जागीर बोलते थे, और ऊपरमाल की जागीर का जो मुख्यालय था वो बिजोलिया था, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि बिजोलिया जो था वो किस जागीर के अंदर स्थित था, तो वो ऊपरमाल की जागीर में स्थित था। और ये जागीर जैसे क्या होती थी, ये एक भूमि का टुकड़ा था जो आपको राजकीय सेवा के बदले दिया जाता था। ठीक है ना। जैसे अपन दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तो इसी को एकता प्रणाली बोलते हैं। मुगल काल में जब अपन देखते हैं, मध्यकालीन काल में, तो इसको जागीर व्यवस्था बोलते हैं। कि आज जैसे अपन गवर्नमेंट सर्विस में है तो अपन को सर्विस के बदले क्या मिलता है, कैश सैलरी मिलती है। लेकिन पहले कुछ को कैश सैलरी मिल जाती थी और कुछ को ऐसे भूमि का टुकड़ा दे देते थे, और इस भूमि के टुकड़े को बोलते थे जागीर। दिल्ली सल्तनत में इक्ता। ठीक है। इक्ता का मालिक जो था इक्तेदार कहलाते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का इक्तेदार था इलाहाबाद का, और जागीर भी वही भूमि का टुकड़ा। ठीक है। फिर इस भूमि के टुकड़े जितनी रेवेन्यू होती थी वो जागीरदार रखता था, और जितनी भी रेवेन्यू होती थी उसमें से रखता तो जागीरदार ही था, लेकिन अपने खर्चे काट के वो बाकी जो बचता था वो केंद्रीय खजाने के अंदर जमा करा देता था। और इस जागीर के ऊपर हर तरह के प्रशासनिक अधिकार, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, जुडिशियल हो, हर तरह का जो अधिकार थे इस जागीर के ऊपर जागीरदार के होते थे। तो मुगल काल में जैसे कुछ मनसबदार थे जिनको वेतन नकद में मिलता था वो तो नकद में ले लेते, और फिर उनको अगर भूमि के टुकड़े में ये ऐसा टुकड़ा दे दिया जाता मनसबदारों को, तो उन मनसबदारों को जागीरदार बोलते थे। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में अपन ने देखा है अकबर काल के अंदर। ठीक है। अकबर से शुरू हुई थी मनसबदारी व्यवस्था। तो ऐसे ही जागीर अपने को समझना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। तो ऊपर माल की जागीर का मुख्यालय था बिजोलिया। नेक्स्ट फैक्ट अपन देखते हैं प्राचीन नाम की। बिजोलिया के प्राचीन नाम क्या थे, सॉरी प्राचीन नाम किस किस के, पहले ऊपर माल के देखेंगे फिर बिजोलिया के देखेंगे। ऊपर माल के जो प्राचीन नाम थे वो उत्माद्री। ठीक है। उत्माद्री भी है, उत्माद्री, और वह उत्तम शिखर, है ना। उत्माद्री जैसे आप देखोगे तो जैसे मेवाड़ रियासत में जैसे आप इसको देखोगे ना, तो मेवाड़ रियासत में उत्तर में पड़ता था, तो इसलिए उसको उत्माद्री बोला। और उत्तम शिखर क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ऊपर माल का जैसे पठार है, पठारी शेप, टेबल शेप लैंड, टेबल शेप्ड लैंड है, तो उस पठार पे स्थित होने के कारण इसको शिखर के रूप में बोला, उत्तम शिखर। और उत्तम शिखर किसमें बोला इसको, उत्तम शिखर पुराण नाम का ग्रंथ लिखा है किसने, जैन विद्वान सिद्धसेन सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है ये सिद्धसेन सूरी। ठीक है। तो उपरमाल का पुराना नाम उत्माद्री व उत्तम शिखर, और बिजोलिया का पुराना नाम क्या मिलते हैं अपन को, विजयवल्ली। पुराना नाम मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजोलिया शिलालेख। चौहान की उत्पत्ति संबंध में जैसे जो फैक्ट से काफी मिले हैं, तो बिजोलिया को विजयवल्ली बोला गया बिजोलिया शिलालेख में। और अन्य नाम जो है वो विंध्यवल्ली या विद्युल विद्युद्वली, है ना, विंध्यवल्ली या विद्युद्वली। ठीक है। ये बिजोलिया के अन्य नाम अपन को देखने को मिलते हैं, मतलब प्राचीन नाम। तो ऊपरमाल के प्राचीन नाम उत्माद्री और उत्तम शिखर, बिजोलिया के विजयवल्ली और विंध्यवल्ली व विद्युवल्ली। ओके। ये हो गए प्राचीन नाम। फिर हम आगे चलते हैं। बिजोलिया जो था वो ए श्रेणी बोल दो चाहे प्रथम श्रेणी बोल दो, ए बस ए भी तो जैसे पहला स्वर आता है कि नहीं आता, ऐसा इंग्लिश में अपन बोलेंगे ए कैटेगरी स्टेट, है ना। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था किसका, मेवाड़ का।
तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, ठीक है ना। और मेवाड़ में जो कुल प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे वो 16 थे, ठीक है, प्रथम श्रेणी। ठीक है, तो जैसे आज भी अपन जैसे देखते हैं, अभी प्रथम श्रेणी का डिब्बा, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, फर्स्ट ईयर, टू टीयर, थ्री टीयर, तो ये एक क्लासिफिकेशन होता है ना। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अध्यापक में जैसे अपन देखते ही हैं। तो ये प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था बिजोलिया। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रथम श्रेणी से क्या मतलब था। तो देखो, जैसे जैसे श्रेणी में अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं, अपने जो प्रिविलेजेस है, विशेष अधिकार है, वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम श्रेणी का बेस क्या था, जिनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे महाराणा की जो सलाहकार परिषद थी, जो उस समय की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे अपन बोलते थे, उनमें इनकी राय ली जाती थी। कोई फंक्शन होता था हमें महाराणा के यहाँ, तो इनको इन्विटेशन दिया जाता था, ऐसे, ठीक है। तो ये ए श्रेणी का महत्व था। कुल 16 थे इस श्रेणी के मेवाड़ रियासत के अंदर, और बिजोलिया किस श्रेणी का था, ए या प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ओके, ये जो ऊपर माल की जागीर या बिजोलिया जो ठिकाना है, उसके संस्थापक कौन थे। उसका संस्थापक था अशोक परमार, ठीक है। अशोक परमार जो कहाँ का रहने वाला था, जगनेर, भरतपुर का। ये जोबनेर नहीं है, जगनेर है, जगनेर भरतपुर में, वही भरतपुर जो अपन जैसे देखते हैं, भरतपुर, बयाना भरतपुर, वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक परमार, बिजोलिया जागीर का या उपरमाल की जागीर का संस्थापक कौन, अशोक परमार, जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। अब ये अशोक परमार सीन में कैसे आता है वो अपन को देखना है। 1527 में अपन देखते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। बाबर ने लड़ाई था राणा सांगा के विरुद्ध में, अपन ने जैसे देखा ही है। मुगल काल की भारत में स्थापना करने वाले युद्धों में महत्वपूर्ण युद्ध में इसका नाम है खानवा का, 1527, ठीक है। 1526 में पानीपत की बैटल जैसे अपन देखते हैं लड़ी गई। फिर उसके बाद जो, मतलब पानीपत की जो प्रथम बैटल थी 1526 में, उससे भी ज्यादा महत्व की बैटल थी 1527 में, कौन सी, खानवा। खुद बाबर ने लिखा बाबरनामा में, ठीक है। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट था पाती पर्वन। पाती पर्वन का क्या मतलब, कि जैसे ये राजपूताना में पहले भी थी परंपरा कि कोई लड़ाई होने वाली होती थी तो सभी दोस्तों को न्योता भेजा जाता था, निमंत्रण की, आओ आओ मेरी तरफ से तुम लड़ो दुश्मन से। तो ऐसे ही राणा सांगा ने पाती पर्वन इन्विटेशन भेजा था, तो उसमें काफी लोग आके मिले थे राणा सांगा की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से बाबर के अगेंस्ट में। तो राणा सांगा की मदद के लिए जो इन्विटेशन राणा सांगा ने खुद ने भेजा अन्य राजपूत शासकों को, उसको अपन बोलते हैं पाती पर्वन। तो ऐसा ही एक इन्विटेशन भेजा था जगनेर भरतपुर के शासक जो उस समय थे अशोक परमार को, ठीक है। तो अशोक परमार, चूंकि देखो ये अपन ने देखा हुआ खानवा जैसे जो भरतपुर में है, बयाना भरतपुर, तो वहाँ लोकल की तो मदद लेना बहुत ही जरूरी है ना, कि लोकली सपोर्ट नहीं करेगा तो आप तो आधा युद्ध तो वैसे ही हार गए। तो इसलिए इस लोकल की मदद हमारा राणा सांगा ने ली, लोकल शासक की। तो अशोक परमार और मदद लेने का जो कॉन्सेप्ट, उसको पाती पर्वन अपन बोलते हैं, पीपी, पाती पर्वन। अब सांगा की जब मदद करी अशोक परमार ने, तो सांगा खुश हुआ, मुकेम्बो खुश हुआ भाई। तो राणा सांगा ने बदले में अशोक परमार को कहाँ की जागीर दे दी, ऊपरमाल की। भाई भरतपुर की तो देने से क्या मतलब था, भरतपुर का तो अशोक परमार पहले ही शासक था यार, है कि नहीं है। तो सांगा उसको क्या देगा, वो तो भाई पहले ही मेरे पास है। तो पार्टी परवन के बदले में जो सहयोग किया अशोक परमार ने, उससे खुश होके मुकेम्बो ने, मतलब सांगा ने ऊपरमाल की जागीर दे दी, किसको, अशोक परमार को। ऐसे ही संस्थापक हो गया अशोक परमार, ठीक है। तो अब चूंकि अशोक परमार 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 नाम बार बार आ रहा है, तो अगला जो फैक्ट है समझने वाला वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ। क्या है वो फैक्ट, कानवा, बिजोलिया या उपरमाल के जो जागीर के जो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, वो कौन थे, वो परमार राजपूत थे। और वो परमार राजपूत कहाँ के थे, भरतपुर के थे। देखो परमार काफी हुए, अपने सिरोही में हुए हैं, किराड़ू में है, अपने मालवा के अंदर है भोज परमार, राजा भोज, वही कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी। तो ऐसे अलग अलग परमार हैं। तो इन परमारों का जब क्वेश्चन आए, जिनका लेना देना उपरमाल से है, तो वो कहाँ के हैं, वो भरतपुर के हैं। और भरतपुर के यहाँ कैसे आए भैया, वो पाती परवन के कारण आ गए, सहयोग के बदले में मिला, ऐसे। तो सिसोदिया वंश का कोई लेना देना नहीं है जहां तक उपरमाल की जागीर या बिजूलिया का संबंध है, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या आएगा, जब अपन नहीं पढ़ के जाते ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होता है ना। नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या होगा, जब आपसे पूछेगा बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, तो स्टूडेंट को सॉरी यार, बिजोलिया तो मेवाड़ रियासत के अंदर था ही, है श्रेणी का मुझे पता है। तो सिसोदिया तो होंगे, और कौन होंगे आगे पीछे, और वो सही कराएगा, है ना। लेकिन वो ये भूल जाएगा, तो भाई कम पढ़ा है तो याद कहाँ से आएगा। अगर वो पढ़ के आता तो उसको पता होता कि पाती पर्वन, राणा सांगा, खानवा का युद्ध, गंब हुआ, अशोक परमार, जगनेर, भरतपुर, कोदी, उपरमाल की जागीर, तो सिसोदिया वंश का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे है।
है ना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे ये है बिजोलिया की जगह जागीरदार कौन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो नहीं पढ़ के जाता ना उसका किसी हाल में सही नहीं होता, क्योंकि वो तो सुशोदेव लगाएगा ठीक, और जो पढ़ के जाता है उसका किसी हाल में गलत नहीं होता। ये है चीज, तो उन क्वेश्चनों में से है ये। तो पढ़ के गया हो तो फट के लगा देगा, अरे सिसोदिया नहीं है भैया, परमार लगा दो भरतपुर के। और जो नहीं पढ़ के गया उसको कितना भी बोल दे, चाहे आके एग्जामिनर में या फ्लाइंग में कोई आया है ना ज्ञानी, वो भी बोल देगा ना कि ये यार परमार पे लगाओ, तो है क्या पता है तुम्हें, मुझे पता है। नहीं पढ़ के आते तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, फर्क इतना है। चलो खैर कोई बात नहीं। संस्थापक हो गए कौन, बिजोलिया के या ऊपरमाल के जागीर के, कौन, परमार। वेरी गुड। और परमार कहाँ के, वेरी गुड, जगनेर भरतपुर के। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, अब महाराणा कौन थे जिस समय पूरा बिजोलिया आंदोलन 44 साल चला, ठीक है ना, मतलब पूरे का 1930 तक, जैसे अपन देख लो पूरे में तो नहीं, अभी देख लो एक बार फतेह सिंह। तो महाराणा जिसका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से वो है फतेह सिंह, 1884 से 1930, तो इन्हीं के समय ही हो गया चालू। 1897 से 1941 बताया ना मैंने इसका कार्यकाल, बिजोलिया आंदोलन का। तो 1930 तक तो ये फतेह सिंह, मतलब फतेह सिंह के समय शुरू हो गया ना 1897 में, और खत्म हुआ 41 में। तो जब खत्म हुआ उस समय थे कौन, भोपाल सिंह, ठीक है ना, लास्ट ये थे भोपाल सिंह 1930 से 47 तक, आखिरी महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है ना। तो किसके समय शुरू हुआ, फतेह सिंह के समय, ठीक है। तो कौन थे बिजोलिया आंदोलन के समय, जैसे दोनों आ जाए, क्वेश्चन ये पूछा गया सीधा सा कि बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे, उसमें दोनों ऑप्शन है, फतेह सिंह भी और अपने भोपाल सिंह भी है। तो आंसर होगा फतेह सिंह। फतेह सागर झील इन्होंने बनाई थी, बड़ा मनोरम है, उदयपुर में बिल्कुल बीच बीच फतेह सागर झील। ऐसे सिटी पैलेस के पीछे जो है वो पिछोला झील है, फिर थोड़ा सा उससे आगे स्वरूप सागर, अपने सहेलियों की बाड़ी, फिर थोड़ा सा आगे ऊपर और चलेंगे उत्तर दिशा में, तो ये है अपने फतेह सागर झील। जैसे आप आ जाओगे सर्विस में उदयपुर में, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उदयपुर में ट्रेनिंग होगी तो बिल्कुल जो उदयपुर ओटीएस के सामने जो है ना, वो फतेह सागर झील ही है, किनारे पे है बिल्कुल फतेह सागर झील के किनारे पे ओटीएस। फिर जैसे आप ट्रेनिंग में तो गए तो ओटीएस में, और फिर जब कभी मीटिंग वगैरह में जाओगे उदयपुर, तो ठहरोगे जब वहाँ आप उदयपुर, तो उदयपुर का जो सर्किट हाउस है वो भी बिल्कुल फतेह सागर झील पे ही है। तो जब आप सुबह सुबह खुलेगी, पर्दा हटाओगे खिड़की से, तो सामने फतेह सागर झील नजर आएगी। तो वो ये है फतेह सिंह, ठीक है। तो फतेह सिंह से याद रहे बिजोलिया आंदोलन। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। किसान, यहाँ पे जो किसान थे सर्वाधिक, सारे नहीं सर्वाधिक, ऑल नहीं मैक्सिमम, सारे नहीं सर्वाधिक, सर्वाधिक किस जाति के किसान थे, धाकड़, ठीक है। तो धाकड़ ही लड़ सकता है यूं। तो कुल किसान जनसंख्या के 60% थे। कहने का मतलब, नीचे अभी जनसंख्या अपन जैसे देखेंगे, बिजोलिया जो था क्षेत्र ठिकाना, उसकी जो जनसंख्या थी उसके 60% जो थे वो धाकड़ किसान थे, ठीक है ना। किसानों की जनसंख्या के टोटल जो 60% थे, वो कुल किसान जनसंख्या का 60% धाकड़ किसान थे, इतना अपन को ध्यान देना है, ठीक है। तो किसान आ गया, अपने यहाँ तक देखो क्या पढ़ लिया, अपने जागीरदार पढ़ लिया, किस वंश के थे, परमार। महाराणा पढ़ लिया कौन, फतेह सिंह। किसान पढ़ लिए किस जाति के, धाकड़ जाति के, तो हो गया सारा। अब अपन आओ आगे स्टैटिक्स पे चलते हैं। यहाँ ये स्टैटिक्स क्या बोलती है, जनसंख्या, जनसंख्या क्या 1921 में बिजोलिया, ये बिजोलिया की जनसंख्या अपन देख रहे हैं 12,000 थी, ठीक है 1921 में। फिर 1931 में 15,000 थी, 15,000 में से 10,000 किसान थे। देख लो भाई, एग्रीकल्चर का कितना बोलबाला था, है कि नहीं। आज भी जैसे अपन देखते हैं तो करीबन 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो ये उस समय का आंकड़ा देख लो, तो कुछ ज़्यादा मतलब वो थोड़ी है कि भाई स्थिति बदली है या कुछ है, चीज़ें तो वही हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो उस समय भी जैसे आप ये देख रहे हो तो करीबन ये 67% के लगभग आ रहा है जो कृषि पर निर्भर थी, और आज भी इतना ही है देख लो। और 10,000 किसानों में से धाकड़ जाति कितने थे, 6,000, तो 60% हो गया ना कुल किसानों की जनसंख्या का, 60% धाकड़ किसान थे। ऐसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया। और जैसे यहाँ फसल जैसे आप देखना चाहो ना, तो यहाँ जैसे कपास की फसल होती थी, भाई किसान है तो कुछ तो उगाएगा तो सही, कपास की होती थी, ठीक है, अफीम होती थी, ओके। फिर अपने जैसे आज भी जैसे देखोगे तो सोयाबीन चने की फसल यहाँ होती है, और रबी के अंदर तो गेहूं की होती ही थी, ठीक है। ऐसे इस तरह की बड़ा उपजाऊ प्रदेश ये था।
भीलवाड़ा के अंदर जैसे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी ना, तो वो जो कपास जाती थी वो यहीं से जाती थी, इसलिए भीलवाड़ा को अपन कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। ओके। अच्छा, फिर अपन देखते हैं भीलवाड़ा गुलाबपुरा में थी अपने सहकारी सूत मिल, सूत कताई मिल, कॉटन जिनिंग। तो कॉटन जिनिंग मतलब फूल से कॉटन हटाना। वो फूल कहाँ से जाता था? कपास का, बिचौलिया। फिर और भी था पूरा, मतलब ये हाड़ौती का है तो यहाँ थोड़ा सा हाड़ौती पठार का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन मृदा वैसे मिलती जुलती है। अब अपन देखते हैं इस बिजोलिया के अंदर कुल गांव, इस समय की बात है, ये आंदोलन के समय की। कुल गांव थे 83, 83। कुल यहाँ कर जो टैक्सेस थे वो कितने थे? 84 थे, है ना? 83, 83 के बाद 84, ऐसे ही याद रख लो। फिर जो कुल लाग बागी थी वो कितनी थी? वो 74 थी। इन करों में शामिल होती थी। टोटल कर 84 थे, और इन 84 करों में से 74 प्रकार की तो केवल लाग बाग ही थी, लाग और बाग। ठीक है, तो ये लाग बाग जैसे कारण वाला जो चैप्टर था, किसान आंदोलन के कारण, मैंने उसमें बताया था लागत, लाग तो मतलब लागतें। ठीक है, जो पहले किसी पर्पस से ली जाती थी लेकिन बाद में वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गई मतलब, है ना? जैसे तलवार बंधाई मैंने बताई, चवरी लाग अभी अपन पढ़ेंगे, चवरी लाग, तलवार बंधाई, ऐसे। मोटर लाग, मोटर गाड़ी खरीदी तो वो उसका कर थोप दिया ठिकाने की जनता पे, ऐसे। काफी सारे अपने लागों के उदाहरण देखे हैं कारणों में। और बाघ जो होती थी उसको तो अपने देखा ही है, बेगार फोर्स लेबर, जिसको विस्ट भी पहले बोला जाता था। ठीक है, ठिकाने में फ्री में काम करना, ऐसे। ठीक है, तो ये लाग बाग 74 प्रकार की लाग बागी थी। ये फैक्ट अपन को याद रखना है। गांव कितने? 83, कर कितने? 84, और लाग बाग कितनी? 74, ऐसे। ठीक है, फिर इसकी जो अवधि है, सबसे लंबी अवधि का था ये, 1897 से 1941 तक चलाई, 44 साल। और अपन पढ़ने की दृष्टि से इसको 3 चरणों के अंदर विभाजित मान लेते हैं। ये राजस्थान का सबसे पहला प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, है ना? ऐसे। फिर इसके अंदर और चीजें अपन जैसे देखें आगे, इसकी भौगोलिक स्थिति अपन जैसे देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या? पूर्व में इसके कोटा, बूंदी और ग्वालियर पड़ते हैं। दक्षिण में नीमच पड़ता है, एमपी का है ये नीमच। नीमच के नीचे जैसे अपन जैसे देखते हैं मंदसौर, देन रतलाम, ऐसे। उत्तर पश्चिम, ठीक है, वह दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य के अन्य क्षेत्र जैसे बेगू, है ना? जैसे ये प्लस मैं आपको बना दूं, जैसे यहाँ बना लेते हैं प्लस, सॉरी, यहाँ बना देते हैं प्लस। ठीक है, पूरब में तो कोटा बूंदी, जैसे ये हो गया पूरब, इधर तो कोटा बूंदी ग्वालियर। दक्षिण में इधर ये नीमच, जैसे ये यहाँ है ये बिजोलिया, तो दक्षिण में ये इधर नीमच हो गया एमपी का। उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम के अंदर मेवाड़ के अन्य, जैसे ये बेगू है यहाँ पे। 40 किलोमीटर का डिफरेंस है बिजोलिया और बेगू के बीच में। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, बेगू चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। तो ये भौगोलिक स्थिति है। तो इस भौगोलिक स्थिति पे को और थोड़ा सा अपन को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूंगा आप ये मैप देखो, है ना? ये भीलवाड़ा वाला देखो पहले, ये भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा के अंदर ये जैसे ये मैप है, तो और ये रहा यहाँ बिजोलिया, ये बिजोलिया। ठीक है, तो अब ये अपन ने देखा था पूर्व में इधर ये बूंदी, इधर ये इधर कोटा, ये हो गया। और ये एमपी का जो क्षेत्र है, इधर ये नीमच है, NIMACH नीमच। और पश्चिम में अपन ने जैसे दक्षिण पश्चिम में देखा, ये मेवाड़ी आ गया चित्तौड़, यहाँ पे बेगू है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में भी ये मेवाड़ रियासत का और इसे जैसे मांडलगढ़, ठीक है ना, यहाँ बेरीसाल जैसे आएगा। मांडलगढ़ के अंदर बेरीसाल है, सिंगोली है, जहाँ जिसन प्रतीक से मिलेंगे। ठीक है, ये चीज है। ये पूरा मेवाड़ क्षेत्र था, ऐसे। मांडलगढ़, मांडल अलग, ठीक है, शाहपुरा, जाजपुर, ये सारा राजसमंद, ये सारा एरिया मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। ठीक है, तो ये अपन का ऐसे मैप ये ध्यान रखना, समझे? फिर चित्तौड़ में मैं आपको बेगू दिखाना चाह रहा था, ये चित्तौड़ में देखो, ये रहा बेगू। ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन के खिलाफ, ये पड़ेगी, ये बेगू, ये था बिजोलिया। ठीक है, इसको अपन ऊपर माल का पठार बोलते हैं, ये जो इतना, सॉरी, इतना जो क्षेत्र है ना ये, मतलब बिजोलिया और, सॉरी ज्यादा हो गया, बिजोलिया और ये जो भैंसोरगढ़ के बीच का जो है ना, ये बिजोलिया यहाँ भैंसोरगढ़ है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, कहने का मतलब ये बिजोलिया, ये भैंसोरगढ़ है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ना, इसको ऊपर माल का पठार बोलते हैं अपन, ऐसे। ठीक है, ये बेगू इधर हो गया, ये नीमच एमपी हो गया। एमपी में जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एमपी में ये इधर ये नीमच आ जाएगा, ये क्षेत्र है यहाँ, ये नीमच, ये क्षेत्र है, ये नीमच, ये नीमच।
ठीक है ना, ये सारा नीमच इधर, ये बिजोलिया, ये बेगू। ठीक है, ये क्षेत्र अपन को ऐसे ध्यान रखना है, ये बांसवाड़ा इधर आ गया, ये चित्तौड़ आ गया, ये चीज। ओके, ये देखो, ये राजस्थान में देख रही है अपन, ये यहाँ वाला क्षेत्र है नीमच, ये नीमच। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये भीलवाड़ा, ये इधर, ये बिजोलिया, ये बेगू, ये भैंसौरगढ़। ऐसे ध्यान रखना अपन को। जूम करूँ थोड़ा इसमें यार, जूम। अब देख, होगा, है ना, ये भीलवाड़ा में ये बिजोलिया है, ये बेगू है, ये भैंसौरगढ़ है, ये नीमच है। ऐसे ध्यान रखना। और ये मेवाड़ रियासत है शाही। तो ये पूरा जैसे अपन देख रहे हैं, ये सारा मेवाड़ रियासत है, पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये सारा मेवाड़। इधर ये सिरोही था, पाली बीच में जंक्शन के रूप में आ जाता था, मतलब ट्रांजिशन फेज, अवल बावल की संधि देखिए अपन ने मेवाड़ में। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति अपन ने देख ली। एक भौगोलिक में मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, ये गूगल मैप में मैंने आपके लिए रखा, ये देखो, है ना, थोड़ा इसको देखो, अपन समझते हैं। ये कोटा, भीलवाड़ा, ये बिजोलिया, ये देखो, ये ये देखो, ये रहा बिजोलिया, और चित्तौड़ में ये रहा बेगू। ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, सॉरी, ये जो बाउंड्री है, ये एमपी और राजस्थान की बाउंड्री है ये। ठीक है ना, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री एमपी और राजस्थान की है ये। समझ गए? तो ये है, देखा अपन ने बिजोलिया और ये बेगू। ठीक है, बिजोलिया बेगू, बिजोलिया भीलवाड़ा, बेगू चित्तौड़ में अपन ने जैसे देखा ही। डिफरेंस देखना चाहो ना, मेजर डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस, तो ये देखो, 41 किलोमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है बेगू और बिजोलिया के अंदर, ये है बिजोलिया। ऐसे, और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखो इसको सेटेलाइट में जैसे देखते हैं। एक दो अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखो, ये है बिजोलिया, ठीक है, और ये है बेगू, है ना, और ये रावत बाटा अपने। अब देखो, एक जो चीज़ है ना, जैसे आप थोड़ा देखो इसको, देखो बिजोलिया के आसपास ये हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इधर ये हरा, बाकी पथरीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो ये पठारी क्षेत्र है। तो हरा इसका मतलब यहाँ खेती, बेगू के आसपास देखो यहाँ खेती है कि नहीं, खेती। ऐसे बाकी जैसे जो पठारी क्षेत्र है वो है ये चंबल, देखो हमने जा ही रही है ऐसे, ही चंबल ऐसे। और ये इधर ये चूलिया जलप्रपात यहाँ पे, ठीक है ना, भैंसोरगढ़। ऐसे ही ये अपन ने सेटेलाइट से इसको देखा। आप भी देखना अपने, मैं गूगल में खोल के, समझ में आएगा। और ये बेगू, ये बिजूलिया, मेनाल जलप्रपात है ही मंडलगढ़ में। तो ऐसी चीज़ें देखोगे ना तो समझ में आएंगी चीज़ें, दिमाग में खुलेंगी। और सीधा यूं बस फैक्ट रटने में लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखो, ये जो मैंने समझाया भौगोलिक स्थिति, इसका क्या फायदा था? किसान पलायन, है ना, मतलब जब भी इनको मजबूरत होती थी, जैसे मान लो कम वर्षा हुई, त्रिकाल अपन पढ़ेंगे 1897 में, छप्पनिया का काल जिसको बोलते हैं, वो पढ़ा। तो ये चारों दिशाओं में पलायन करने के लिए फ्री थे, ठीक है ना। अकाल पड़ा, या जैसे इन्होंने खुद ने अपनी जमीन को पड़त रखा, पड़त का मतलब उसमें उस साल उसको जोता नहीं, खेती नहीं करी, शासक पे, जागीरदार पे, महाराणा पे दबाव बनाने के लिए, तो ये दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते थे। और कई बार जैसे पॉलिटिकल जो व्यक्ति थे, जैसे विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इनको जब निष्कासित किया, नानाजी पटेल, ठाकरे जी पटेल, इनको जब मेवाड़ से निष्कासित किया, तो ये इधर ही ग्वालियर में जाके शरण ले लेते थे। हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया, ग्वालियर, और मैं आपको जैसे थोड़ा सा दिखाऊं इसके अंदर, है ना, जिससे कि आपकी समझ में आए। ये इसमें देखते हैं, थोड़ा सा जूम इन। ये देखो, ये ग्वालियर भाई, बिजोलिया तो, ये तो रहा अपना बिजोलिया, बेगू ये रहा ग्वालियर इधर, है ना, कोटा, कोटा से फिर ग्वालियर, नीमच यहाँ, ऐसे। तो ये इधर शरण ले लेते थे, कोटा, बूंदी, ठीक है ना, ये ऊपर बूंदी, ऐसे। बूंदी के गोपाल निवास के तो थे ही वो ठाकरे जी पटेल। ओके, ओके, आ जाओ भाई, ये, ठीक है ना। तो ये भौगोलिक स्थिति का लाभ मिला। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि सफलता के क्या कारण थे बिजोली आंदोलन के, उसमें ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि भौगोलिक इसकी स्थिति ऐसी थी। तो भौगोलिक स्थिति, एक तो उसको उत्पादन होता था,
कृषि उत्पादन, इसलिए इसको महत्व मिला। और फिर दूसरा, चूंकि ये ग्वालियर एमपी के नज़दीक था, बूंदी और कोटा के नज़दीक था, तो पलायन के लिए किसानों को और राजनीतिक व्यक्तियों को अवसर मिल जाता था। पड़त रखते थे पड़त रख देते थे भूमि को, तो जागीरदारों महाराणा पे दबाव बनता था समझौता का, ऐसे। फिर 1927 में अपन पथिक जी का डिसीजन देखेंगे, पड़त रखने वाला, बरानी भूमि को जैसे पड़त रखा तो उनका जो कैसे उल्टा पड़ गया डिसीजन उन पे ही, वो अपन देखेंगे आगे, है ना। तो ये ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन अपन को देखनी है। ओके, ये थी जोग्राफी। अब देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है, आप चाहो मैं 10 मिनट का वीडियो विजुअली पे बना दूं और फिर अपन आगे चल लें, सॉरी यार। चलो आगे ना, फिर अब अपन देखते हैं शासक। ये माइक्रो के रूप में अपन देख रहे हैं, थ्योरी मैंने आपको पीडीएफ सारा अवेलेबल दे रखा है, उसी से ही है, आप एक बार पढ़ोगे रीडिंग आ जाएगा समझ में। फिर अपन देखते हैं केशव सिंह। अब शासकों के रूप में जागीर के अपन जो जागीरदार थे ना, उनको अपन देख रहे हैं। केशव सिंह के समय क्या था, मराठाओं ने इस पर आक्रमण किया और मराठाओं ने इसको जीत लिया था, बिजोलिया को। ठीक है। फिर केशव सिंह के जो पुत्र थे, उन्होंने धाकड़ किसानों की मदद से मराठाओं को यहाँ से निकाल बाहर करा। ठीक है। अब केशव सिंह भी किसान समर्थक थे, गोविंद दास भी देखो किसान समर्थक ही थे, तभी तो किसानों ने इनकी मदद करी जब जरूरत पड़ी, गोविंद दास की, जागीरदार की। और जागीरदार ने इन्हों की मदद से, धाकड़ किसानों की मदद से ही मराठाओं को निकाल बाहर किया। अब धाकड़ किसानों का महत्व केशव सिंह और गोविंद दास को तो समझ में आता था, लेकिन इनकी जो आने वाली पीढ़ी थी, जिसमें अपन जैसे देखेंगे कौन, किशन सिंह, पृथ्वी सिंह, केसर सिंह, इनकी बिल्कुल, जिसको अपन कहते हैं ना कि मति मारी गई थी, आंखें फूटी हुई थी इनकी, मतलब बुद्धि इनकी भ्रष्ट थी। आने वाले शासकों की, किशन सिंह की, पृथ्वी सिंह की, केसर सिंह की, जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किए और किसान इनके दुश्मन हो गए। वो मतलब किशन सिंह ये भूल गए कि ये वही धाकड़ किसान है जिन्होंने हमारे दादा परदादा, या इसके तो पिता ही लगते थे किशन सिंह के, गोविंदास, कि गोविंदास ने धाकड़ किसानों की मदद से मराठाओं से आजाद कराया था बिजोलिया को। ये भूल गए किशन सिंह कि हमारे पिताजी और दादाजी, पिताजी गोविंदास और दादाजी केशव सिंह ने कैसे धाकड़ किसानों की मदद से बिजोलिया को सुरक्षित रखा हमेशा। ये भूल गए कौन, किशन सिंह, फिर पृथ्वी सिंह और फिर केसर सिंह। तो फिर किसान मजबूर हो गए बिजोलिया आंदोलन करने के लिए, कारण में अपन ने देखा ही, घटनाक्रम अभी देखेंगे, है ना। ठीक है। तो फिर आगे अपन देखते हैं, गोविंदास की मृत्यु 1894 में हुई और वो किसान समर्थक था। केशव सिंह भी किसान समर्थक था। फिर गोविंदास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र किशन सिंह शासक बना। 1894 से 1906 यह जागीरदार बना, एक तरह से बिजोलिया जागीर का शासक जागीरदार किशन सिंह, है ना। ये गोविंदास का उत्तराधिकारी था, लेकिन ये किसानों का बिल्कुल भी समर्थन या समर्थक नहीं था। चौरीकर की घटना अपन देखेंगे, चौरी लाग। फिर किशन सिंह के बाद अपन देखेंगे आएंगे पृथ्वी सिंह, वो और भी ज्यादा किसान विरोधी, तलवार लाग देखेंगे अपन, है ना। तो ऐसे ये देखेंगे अपन। अब जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो किशन सिंह से चालू होगी। किशन सिंह का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने बता दिया, केशव सिंह और गोविंदास, उसमें अपन को बैकग्राउंड में ध्यान रखना। ठीक है। तो किशन सिंह से ही चालू होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। अब उसमें अपन जैसे चरण देख रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण है। ठीक है। उन तीनों चरणों की विशेषता मैंने बता रखी है, ये अपन को ध्यान रखनी है। प्रथम चरण 1897 से 1916, द्वितीय चरण 1916 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। क्या इनमें भेद है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रथम के अंदर ये स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त कैसे, कि लोग बैठे, है ना, बगैर मकसद के बैठे। मतलब मकसद ये नहीं था कि बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत करें, मकसद तो मौसर का था, मृत्यु भोज का था मकसद तो, लेकिन वह डिस्कस करे और वो बात अपने आप आगे बढ़ गई, ऐसे। तो स्वतः स्फूर्त ये था। ठीक है ना। ऑटोनोमस, जो स्वतः ऑटोमेटिक हुआ। द्वितीय चरण में क्या था, ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। और तृतीय चरण के अंदर क्या था, इसमें गांधी जुड़े। तो प्रथम चरण में अपन देख लें, आंदोलन स्वतः स्फूर्त था और स्थानीय नेता ने इसको मार्गदर्शन या नेतृत्व प्रदान किया था। स्थानीय नेता जैसे अपन देखेंगे नानाजी पटेल, ठाकर जी पटेल, साधु सीताराम दास, ऐसे। जबकि द्वितीय चरण के अंदर देखते हैं अपन, ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, अनुभवी नेता इसके हिस्से बने। जैसे अनुभवी नेता में कौन आएगा इस समय, सेकंड चरण के अंदर विजय सिंह प्रतीक, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। और सेकंड चरण के जो नेता थे वो कंपेरेटिवली अपन जैसे देखते हैं, वो गरम दल के सदस्य थे या हिंसा में विश्वास रखते थे। गरम दल जैसे अपन देखते हैं ना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना, अब सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल और पाल और बिपिन चंद्र पाल, ऐसे। लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल नहीं है, लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल से है बिपिन चंद्र पाल, ऐसे है ना। तो ये गर्म दल के नेता इन द्वितीय चरण के जो नेता थे उनके आदर्श थे, और ये हिंसा में विश्वास करते थे, तभी तो लाल बाल पाल को गर्म दल के सदस्य बोलते थे अपन, एक्सट्रीमिस्ट। नरम दल के मॉडरेट्स, इनको मॉडरेट्स बोलते थे। ठीक है, तृतीय चरण में अपन देखते हैं इस आंदोलन को गांधी जी का आशीर्वाद मिला, और गांधी जी जो नेतृत्व करते थे नरम दल का करते थे। नरम दल का मतलब अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, और ये AISPC है, 1927 के अंदर स्थापना होती है इसकी, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। तो ये कांग्रेस के झंडे तले ही एक संस्था थी जो देशी राज्य जो थे, प्रिंसली स्टेट्स, उनमें जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व करती थी। जैसे अपन ने देखा है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उससे पहले भारत के एक तरह से दो टुकड़े थे। एक तो थे जिनको अपन ब्रिटिश भारत बोलते थे, अंग्रेजी भारत, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत, और एक था जिसको अपन बोलते थे प्रिंसली इंडिया, प्रिंसली इंडिया, इसको अपन बोलते थे रियासतें। ठीक है, रियासतें, यहाँ रजवाड़े होते थे, रजवाड़े रजवाड़े रजवाड़े। और इंग्लिश जो यहाँ अंग्रेज सरकार का जो प्रमुख होता था उसको अपन AGJ बोलते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके अंडर में होता था रेजिडेंट। और यहाँ ब्रिटिश भारत के अंदर जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था, और उसके अधीन गवर्नर होते थे प्रांतों में। यहाँ प्रांत होते थे, प्रांत, ब्रिटिश भारत में प्रांत, ऐसे जैसे मद्रास था, कलकत्ता था, चेन्नई था, ऐसे। और ये रियासतें थी, जैसे राजस्थान जो था एक रियासत था। यहाँ AGG था, AGJ, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जैसे हॉलैंड आएगा। यहाँ रेजिडेंट था, जैसे अपन अभी रेजिडेंट पढ़ेंगे एक विल्किंसन उदयपुर का, है ना। ऐसे ही इसके अपन देखते हैं चरण। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें चरण बताया। अब अपन देखते हैं प्रथम चरण। हम्म, यहाँ पर प्रथम चरण मैंने जैसे देखा बताया था आपको कि किशन सिंह से चालू होगा। किशन सिंह का काल है 1894 से 1904। किशन सिंह भी मिल जाएगा और एक कहीं किशन सिंह भी मिल जाएगा, दोनों एक ही हैं, किशन और कृष्ण, है ना। जैसे किशन जी, किशन जैसे किशन जी है, उनको अपन किशन जी कई बार किशन भी बोल देते हैं। बंसी वाला भी बंसी वाला नहीं बोलना है यहाँ, यहाँ वो आध्यात्म में ही सही है, यहाँ तो किशन सिंह ही बोलना है अपन को। ठीक है, तो ये गोविंददास का उत्तराधिकारी था और किसानों का ये मित्र नहीं था। ये जो है ना, ये नॉट इक्वल टू, मतलब किसानों से इसकी बनती नहीं थी। ये माइक्रो जैसे बनाने, उसमें मैंने आपको कला सिखाई रखी क्लास में। फिर 1897 में हुआ क्या, गिरधारीपुरा नामक गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था, मौसर। मृत्यु भोज को बोलते हैं अपन मौसर। मरने के बाद जो भोज किया जाता है वो मृत्यु भोज, उसको मौसर बोलते हैं। और जीवित रहते जो कोई कर दे अपने लिए भोज, उसको अपन जोसर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे जाने के बाद मेरे बेटे लड़ेंगे, मेरा मौसर ही नहीं करेंगे, तो व्यक्ति जीवित रहते ही कर देता है, उसको जोसर बोलते हैं। जैसे जोसर जैसे जीवित, वैसे मृत्यु वैसे मौसर, ऐसे। ठीक है ना। तो मौका क्या था कि 1897 में गिरधारपुरा गांव था, बिजोलिया ठिकाने का, वहां गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और फिर मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। तो इस मृत्यु भोज के दौरान यहाँ के जो किसान थे वो परेशान तो थे ही जागीरदारों से, तो वो नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को अपनी व्यथा सुनाते हैं और बोलते हैं कि यार महाराज प्लीज़, आप नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल आप प्लीज़ है ना, आप जाओ और महाराणा से बातचीत करो, और हम जो जागीरदार हमें परेशान कर रहा है ना किसानों को, इन्हें प्लीज़ कुछ रियायत दिलाओ। किसानों का शोषण कैसे करते हैं जागीरी, अपने कारण वाले चैप्टर में देखा, ये पूरा लगान ज़्यादा लेना, अभी पढ़ाई था 84 प्रकार के टैक्स, है कि नहीं है, उसमें 74 तो केवल लाख बाग ही थे, ऐसे, है ना। तो नानजी पटेल कहाँ के निवासी थे, बेरीसाल के। ये मांडलगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है, मांडलगढ़ के पास में देखो थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम के अंदर आपको बेरीसाल दिखाई देगा, मांडलगढ़ चित्तौड़ में। और ठाकर जी पटेल ये कहाँ के निवासी थे, गोपाल निवास के, जो बूंदी के अंदर पड़ता है। बूंदी से अपन बिजोलिया की तरफ आएंगे ना, तो बीच में है गोपाल निवास, है ना। गोपाल निवास के निवासी ठाकरे पटेल, ऐसे। तो इनसे हाथाजोड़ी करी किसानों ने, साहब जाओ और महाराणा से बात करो। ठीक है, तो ये महाराणा से गए, लेकिन महाराणा मिल नहीं पाए। लेकिन महाराणा को इन्होंने पत्र दिया, नानजी पटेल ठाकरे पटेल ने। तो महाराणा ने देखा कि हाँ यार गड़बड़ तो है ही। तो महाराणा ने फिर हाकिम जो थे, हाकिम का मतलब एक तरह से मेन जो इनके एडवाइजर थे महाराणा के, हमीद हुसैन को नियुक्त किया, और बोला हमीद हुसैन को कि आप इसमें स्टडी करो कि किसानों को क्या असंतोष है, और फिर मुझे बताओ। तो हमीद हुसैन जो था, इसने किसान समर्थक ये था, और किसानों के फेवर में इसने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ वाकई में किसान वहाँ शोषण हो रहा है किसानों का जागीरदार के द्वारा, ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन को
क्या समझना है अपने को ये समझना है कि नानजी पटेल और ठाकुर जी पटेल किसानों के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा से मिले, और महाराणा कौन? फतेह सिंह। ठीक है ना? फतेह सिंह से मिले तो 1930 तक शासक थे, तो फतेह सिंह ही तो है। और फतेह सिंह ने अपने हाकिम कौन? हमीद हुसैन को नियुक्त किया कि जाओ और देखो, और उसने किसानों के समर्थन के अंदर अपनी रिपोर्ट हमीद हुसैन ने। ठीक है, तो अब इसे जागीरदार तिलमिला उठेगी, और किसानों को सलाह इतनी उम्मत हो गई, तुम महाराणा के पास उदयपुर में जाकर हमारी शिकायत करो, रुक जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है। तो जागीरदार ने क्या किया? जागीरदार कौन? किशन सिंह ने क्या किया? नानजी पटेल और ठाकुर जी पटेल को निष्कासित कर दिया बिजोलिया से, और उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तो जुर्माना लगा दिया, और कि तुम जुर्माना का चुकाकर ही मेवाड़ के अंदर प्रवेश कर सकते हो, ऐसे। क्योंकि भाई जागीरदार की सत्ता को चुनौती देना इतना आसान थोड़ी था यार। फिर अपन देखते हैं 1899 ईस्वी। ठीक है, 1899 ईस्वी में छप्पनिया का अकाल पड़ता है। इसको अपन त्रिकाल बोलते हैं। त्रिकाल मतलब ट्रिपल फेमाइन। ट्रिपल फेमाइन कैसे? कि न तो वर्षा हुई आकाश से, ठीक है, ना जमीन पर पीने के लिए पानी था, और ना पशुओं के खाने के लिए चारा था। तो इसको ट्रिपल फेमाइन बोलते हैं। आकाश ने धोखा दे दिया, स्काई ने, लैंड ने धोखा दे दिया, कुओं में पानी नहीं है, और इधर खेतों ने धोखा दे दिया, और पशुओं के लिए फूडर नहीं है, FODR फूडर, चारा नहीं है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं छप्पनिया का अकाल। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि छप्पनिया का अकाल कब पड़ा था, तो उसमें ना कई बार यूँ लिखा रहता है 1856, 1956, है ना? तो स्टूडेंट देखता है कि यार 56, 1856 ही होगा, 1956 ही होगा, छप्पनिया में छप्पन ही तो आएगा। लेकिन छप्पनिया का अकाल पड़ा था 1899 ईस्वी में। तो सर फिर छप्पनिया क्यों बोलते हैं? अरे प्यारे, छप्पनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1899, है ना, इसको में आप 57 जोड़ोगे ना, तो ये विक्रम संवत में चेंज होएगा। तो जब इसको आप निकालोगे ना, ये इधर है ना, इसको निकालोगे आप, तो ये आएगा 56, 1956 विक्रम संवत, है ना? ये है छप्पनिया का अकाल। तो ये जो मैंने ये छप्पन लिखा था ना, ये ईस्वी लिखी है दोनों, ईस्वी। ठीक है ना? तो ईस्वी कौन सी है भाई? 1956 तो विक्रम संवत है, तो इसलिए बोलते हैं छप्पनिया का अकाल। तो इसकी ईस्वी कौन सी है? ईस्वी है 1899 ईस्वी, है ना? ईस्वी को जब विक्रम संवत में चेंज करना होता है तो 57 जोड़ते हैं, क्योंकि विक्रम संवत कैलेंडर जो है 57 साल पहले चालू हो गया था ग्रिगोरियन कैलेंडर से, या ईस्वी कैलेंडर से। ये सिखाया ये मैंने बेसिक वाली क्लास में हिस्ट्री की, ऐसे। समझ गए? तो ये छप्पनिया का अकाल था। तो इस छप्पनिया के अकाल ने किसानों की दुर्दशा और बिगाड़ दी। मोसर जोसर मैंने समझा ही दिया। तो ऐसे अपन ने देखा कि किशन सिंह बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति था, किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं रखता था। फिर इसकी शोषण की पराकाष्ठा हुई चवरी कर के रूप के अंदर, अपन देखते हैं, जिसको चवरी लाग भी बोला जाता है। कैसी थी ये पराकाष्ठा, अपन आगे देखते हैं। कैसी थी ये पराकाष्ठा, ये अपन देखते हैं। चवरी कर, पहले तो देखो चवरी होता क्या है। ये चवरी होता क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है चवरी। चवरी क्या होती है? जैसे फेरे आपको ध्यान ही, जैसे ये अग्नि वेदिका है, ठीक है, इसमें से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, अग्नि की ज्वाला ऐसे कर देते हैं, ये देखिए अग्नि फील तो आ ही रहा है कुछ यार। ये ठीक है, तो ये अग्नि वेदिका है, जिसके 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 चारों तरफ ऐसे घूम के दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं साथ। तो ये जो है ना, क्या अग्नि वेदिका जो है, ये बीच में जिसके दूल्हा दुल्हन, सॉरी, ये जो अग्नि वेदिका है ना, ऑलमोस्ट चौकोर होती है। ये जो अग्नि वेदिका है, जिसके चारों तरफ दूल्हा दुल्हन चक्कर लगाते हैं या फेरे जो लेते हैं, उस इस अग्नि वेदिका को अपन बोलते हैं चवरी। ठीक है, तो ऐसे समझ, अब कुछ नाम समझ में आया तो अब फिर प्रयोजन भी समझ में आ जाएगा कि चौरी कर का संबंध विवाह से था, ऐसे ही, है ना? तो चौरी कर की जो घटना है, ये 1903 की घटना है। क्या हुआ था 1903 में? जो किशन सिंह जो थे, उन्होंने किसानों के ऊपर चौरी कर लगा दिया, जो 13 रुपए का था। ये चौरी कर क्या था कि कोई भी किसान जिसको अपनी बेटी की शादी करनी होगी, तो शादी करने से पहले एक बेटी के 13 रुपए उसको जागीरदार को देने पड़ेंगे। ये चौरी कर था। तो किसानों ने इसको तो बहुत ही अपमानजनक समझा। भाई आर्थिक नुकसान तो था ही, लेकिन अपमानजनक भी था कि यार हमारी लड़कियों की शादी करने के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, 13 रुपए एक लड़की के शादी करने के। तो किसानों ने कहा भैया ये तो बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो किसानों ने क्या किया, 200 विवाह योग्य कुंवारी लड़कियों को लेकर जागीरदार के सामने खड़े हो गए, और जाके बोल दिया कि इसको वापस लो। तो जागीरदार ने बोला कि नहीं नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा चौरी कर, ठीक है ना, 13 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे तुम्हें तुम्हें तुम्हारी लड़कियों को बेचना पड़े, बेच दो लड़कियों को। तो किसानों ने देखा कि ये तो बहुत गलत है। किसानों ने भी नारा दे दिया, हम ऐसे जागीरदार के साथ नहीं रहना चाहते, जो हमारी बेटियों को बेचना चाहता हो नहीं रहेंगे ऐसे स्थान पर। हम किसान नारा दे दिया, और किसान गए वहां से निकल कर और ग्वालियर निष्क्रमण कर गए। अब याद है ग्वालियर,
ग्वालियर टिक 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 किधर से जाएंगे, बूंदी होते हुए ग्वालियर, कोटा, बूंदी, ग्वालियर, ऐसे। तो जो भौगोलिक स्थिति ऐसे मदद करती है, निष्क्रमण कर गए ना ऐसे। तो ये निष्क्रमण बहुत ही असामान्य घटना थी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अभी हमने देखा था क्या, केशव दास, गोविंद दास, डॉक्टर किसानों की मदद से मराठा को निकाला था, कभी किसानों को निकलने की नौबत नहीं आई यहाँ से। इस बार कैसे निकले, तो महाराणा ने भी फिर पता किया कि यार ये कैसे, जागीरदार के ऊपर भी दबाव पड़ा, यार ये तो गलत है, ऐसे निकल के चले गए किसान। भूल गया किशन सिंह पिताजी गोविंद दास और दादाजी केशव दास के समय कैसे मदद करी थी ठिकानों किसानों ने, है। तो किशन सिंह को याद दिलाया उसकी, और जो चमचे थे उनको, किशन सिंह को रियलाइज हुई अपनी गलती। और 1904 में उस किशन सिंह ने माफी मांगी किसानों से और चौरी लाख को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, तो किसान वापस आ गए, किसान खुश हो गए कि जागीरदार मान गया। ठीक है ना, तो लेकिन खुश तो हो गए, लेकिन वो जो खुशी थी ना, वो 2 दिन की चांदनी के समान ही थी किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई 1904 में तो खत्म किया, 1906 के अंदर किशन सिंह की तो हो गई मृत्यु, और अगला जागीरदार बन गया पृथ्वी सिंह, जो और भी ज्यादा क्रूर था अपने पिता से, है कि नहीं है। तो ये जो 2 दिन की चांदनी थी, वो खत्म होती है कैसे, पृथ्वी सिंह के आने से। तो अपन जैसे देखते हैं कि 1903 की चौरी घटना एक ही साल चली, 1904 में खत्म, और लेकिन एक साल में चौरी खत्म हुई ना, तो ये जो खुशी थी वो भी 2 दिन ही चली। 2 दिन क्यों? क्योंकि 1906 में मृत्यु हो जाती है किशन सिंह की, और अगले जागीरदार बन जाते हैं पृथ्वी सिंह, जो कि किसान विरोधी था। समझे ऐसे। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का काल क्या है, 1906 से 1914। आ जाओ अपन देखते हैं पृथ्वी सिंह। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह का काल क्या है, 1906 से 1914। ठीक है, ये किसान विरोधी था शासक। ठीक है, किसान विरोधी ऐसे कि जितनी भी किशन सिंह ने लास्ट में अपने टेन्योर में रियायतें दी थी, चौरी लाख को खत्म किया, टैक्स को जैसे पहले जो 50% था उसको 40% कर दिया था किशन सिंह ने, उन सभी रियायतों को वापस ले लिया था पृथ्वी सिंह ने। और हद क्या कर दी कि तलवार बंधाई नाम की एक नई लाग और लगा दी किसान पे, तलवार बंधाई। तो ये तलवार बंधाई एक्चुअली होता क्या था, ये उत्तराधिकार शुल्क होता था, सक्सेशन सक्सेशन टैक्स होता था एक तरह का। ठीक है, सक्सेशन टैक्स होता था। ठीक है, अब ये देता कौन किसको था, ये थोड़ा सा एक अपने को समझना है बढ़िया से। ठीक है, मतलब पृथ्वी सिंह से पहले क्या था, ये तलवार बंधाई नामक जो कर था, सक्सेशन शुल्क जिसको अपन बोलते थे, वो कौन देता था, वो जागीरदार जो था ये महाराणा को देता था। ठीक है ना, पृथ्वी सिंह से पहले की बता रहा हूं मैं, जागीरदार महाराणा को दिया करता था, महाराणा को। ठीक है, महाराणा को जागीरदार दिया करता था। लेकिन इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि ये जो तलवार बंधाई कर था ना, इसके नाम से एक तलवार लाग लगा दी उसने, तलवार लाग। ठीक है ना, तलवार लाग। तलवार लाग क्या थी, तलवार लाग तक के तहत क्या हो गया, पहले जो जनता है ना, जनता, ये जनता पहले तलवार लाग जागीरदार को देगी, और जागीरदार इसको महाराणा को देगा। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो थी, पृथ्वी सिंह से पहले भी तलवार बंधाई दी जाती थी, तो उसमें जागीरदार सीधा महाराणा को देता था। कहने का मतलब जागीरदार तलवार बंधाई नामक कर का भार जनता पे नहीं डालते थे पृथ्वी सिंह से पहले। लेकिन पृथ्वी सिंह पहला जागीरदार था बिजोलिया का, जिसने तलवार बंधाई नामक कर या उत्तराधिकार शुल्क का भार जनता के ऊपर डाल दिया। समझ रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तलवार बंधाई कर और तलवार लाग। तो तलवार बंधाई कर तो जागीरदार देता था महाराणा को, और तलवार लाग में क्या हुआ, जनता से वसूली गई तलवार बंधाई, और फिर वो जागीरदार ने वो वसूल किया हुआ पैसा महाराणा को दिया। ये अपने को समझना है। ठीक है, तो वापस देखो, तलवार बंधाई कर और तलवार बंधाई लाग, ऐसे। तो तलवार बंधाई लाग किसने इंट्रोड्यूस करी, पृथ्वी सिंह ने, और तलवार बंधाई कर ये तो पहले से चला आ रहा था ऐसे शुरू से। तो अपन को क्या समझना, देखो तलवार बंधाई कर जो था ना, वो तो एक तरह से प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसे, कि जागीरदार चुकाता था किसको, महाराणा को, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया ना। प्रत्यक्ष कर में तो यही तो होता है, इनकम टैक्स मेरे पे लगा और मैंने दे दिया सरकार को। और तलवार लाग जो थी ना, वो एक तरह से अप्रत्यक्ष कर हो गई। अप्रत्यक्ष कर कैसे, कि किसानों से वसूलने लग गया जागीरदार। ठीक है ना, जागीरदार को देनी थी महाराणा को, लेकिन जागीरदार ने भी किससे वसूल ली, किसानों से वसूल ली उसको, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कि जागीरदारों ने चुकाई
किसानों ने चुकाई जागीरदार को और जागीरदार ने फिर महाराणा को। तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में कन्वर्ट हो गई तलवार लाग। किसके समय? पृथ्वी सिंह के समय। ऐसे मतलब कर जो था ना पहले डायरेक्ट था, डायरेक्ट मतलब जागीरदार सीधा देता था महाराणा को, अब उसने किसानों से वसूलने लग गए जागीरदार पृथ्वी सिंह के समय। ऐसे मतलब पृथ्वी सिंह पहला जागीरदार था जिसने किसानों के ऊपर तलवार लाग लगाई थी। ऐसे अपन को समझना। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं तो जिस पे लगते हैं उसी को देने होते हैं। जैसे मान लो मैं इनकम टैक्स देता हूँ तो वो मेरी आय से ही निकाल के मैं देता हूँ, मैं उसको किसी से वसूल नहीं सकता, तो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कि कैसे? कि दूसरे व्यक्ति से वसूल लिया जाता है। जैसे मान लो आपने जियो का रिचार्ज कराया तो टैक्स तो दिया जियो ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, लेकिन जो आपने रिचार्ज कराया ना उसमें आप देखोगे तो 18% जीएसटी वसूल ली गई। ऐसे तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जियो ने आप उपभोक्ता से वसूल ली। ऐसे समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स बर्डन है ना वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे के ऊपर। कर का जो भार है वो शिफ्ट हो जाता है अलग व्यक्ति के ऊपर। ऐसे ठीक है। तो ये तलवार लाग जो थी वो कैसे अप्रत्यक्ष करती? क्योंकि किसानों के ऊपर इसका भार थोप दिया गया था जागीरदार पृथ्वी सिंह के द्वारा। तो अब किसानों में असंतोष आना ही था। तो किसान जो थे उन्होंने अपने नेता साधु सीताराम दास फतेहचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व के अंदर अपनी जो भूमि थी उसको पड़त रखा। पड़त का मतलब उस पर खेती नहीं करेंगे। और किसानों ने वापस की तरफ पलायन कर दिया, बूंदी ग्वालियर की तरफ पलायन कर दिया, जैसे पहले भी तो किया था ऐसे ही। और फिर बिजोले में क्या हो गया? अकाल की स्थिति हो गई। तो फिर वही जागीरदार पृथ्वी सिंह के कान खड़े हुए, यार तलवार बंदाई तो हो गई, अब क्या करें? अब अकाल तो पड़ गया। तो उसने फिर वापस बुलाया सबको कि आओ आओ कोई बात नहीं, करो 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 काम, ऐसे दिए। लेकिन ज्यादा वो नहीं झुके। ठीक है ना? तो ऐसे ही अकाल की स्थिति बन गई और जागीरदार जो थे वो सोचने को मजबूर हुए कुछ करें। तो कुछ रियायतें दी लेकिन कोई सफलता ज्यादा नहीं मिली इसमें। ठीक है, तो ये पृथ्वी सिंह का था। तो पृथ्वी सिंह के समय जो अपन को ध्यान रखना वो क्या ध्यान रखना? तलवार बंधाई क्या थी? उत्तराधिकार शुल्क थी। जो कौन किसको देता था? जागीरदार देता था महाराणा को। लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये जनता से वसूलने की शुरुआत करी अप्रत्यक्ष कर के रूप के अंदर। अप्रत्यक्ष बन गई ना, वो इनडायरेक्ट बन गई ऐसे। और महाराणा को क्यों दी जाती थी? क्योंकि महाराणा फिर रिकॉग्निशन देते थे जागीरदार को, उसकी कमर पे तलवार बांध के, है ना, महाराणा का प्रतिनिधि, कि हाँ आज से ये जागीरदार है उस रियासत का, ऐसे उस ठिकाने का। ऐसे समझ गए? तो ये चीज थी। तो ये पृथ्वी सिंह के समय तलवार बंदाई याद रखनी है। किशन सिंह जो अभी अपन ने ऊपर देखा, किशन सिंह के समय की घटना है चवरी लाग, CL चवरी लाग। पृथ्वी सिंह के समय की घटना है क्या? तलवार लाग। ऐसे फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे केसरी सिंह। ये केसरी सिंह। ठीक है, ये जब शासक बने 1914 के अंदर तो ये माइनर थे, अल्पवयस्क थे, अल्पायु थे या अल्पवयस्क, अवयस्क भी अपन जैसे बोल देते हैं, अल्पायु या अवयस्क, सॉरी अल्पवयस्क नहीं, अवयस्क या अल्पायु, माइनर। तो माइनर थे। तो फिर महाराणा की जो सरकार थी ना, केंद्रीय सरकार, उदयपुर में जो बैठते थे, मेवाड़ में, उन्होंने बिजोलिया ठिकाने का या उपरमाल की जागीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था बिजोलिया का वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत होता था, है ना। एक तरह से मेवाड़ सरकार का शासन स्थापित हो गया था केसर सिंह के समय उपरमाल की जागीर में। इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स में कौन कौन थे? महाराणा के प्रतिनिधि तो कौन कौन थे? मुशरिफ अमरचंद राणावत। मुशरिफ क्या होता था? ये एक तरह से इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी मंत्रिपरिषद में। मुशरिफ अमरचंद राणावत। और उप मुशरिफ कौन? डेगुरस जी भाटी। ठीक है, ये तो महाराणा के प्रतिनिधि थे। और महाराणा के जो प्रतिनिधि थे ना वो किसान समर्थक थे, मतलब अमरचंद राणावत और डेगुरस जी भाटी किसान समर्थक थे और किसानों को कुछ रियायत देना चाहते थे। लेकिन कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जो जागीरदार के जो प्रतिनिधि थे उनमें कौन कौन? कामदार हीरालाल और फौजदार तेज सिंह। ये जो थे ये किसान विरोधी थे, ये किसानों को कोई रियायत नहीं देना चाहते थे। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में महाराणा के प्रतिनिधि जो रियायत देना चाहते थे किसानों को, ठीक है, उसका विरोध किया जागीरदार के प्रतिनिधियों ने, क्योंकि जागीरदार के प्रतिनिधि किसान विरोधी थे। तो जागीरदारों के प्रतिरोध के कारण ये महाराणा के प्रतिनिधि जो थे ये किसानों के हित में किसी भी तरह का काम नहीं कर सके। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो कि किसान समर्थन में काम करना चाहता था, किसके कारण विफल हो गया? जागीरदार के प्रतिनिधि कौन? हीरालाल, कामदार हीरालाल और फौजदार तेज सिंह के विरोध के कारण किसी भी तरह का किसान समर्थन में काम नहीं कर पाया। तो केसर सिंह के समय कुछ ही नहीं हुआ केसर सिंह के समय।
और फिर इस समय हुआ क्या, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय क्या था कि ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र जो थे, मतलब ब्रिटेन था, ठीक है ना, फ्रांस था, और बाद में इसमें इटली और जुड़ जाता है, ठीक है ना। इटली शुरू में जैसे फेवर में था, लेकिन बाद में अगेंस्ट में हो गया था। तो ब्रिटेन और फ्रांस ध्यान रखो इसके अंदर, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन फ्रांस, और बाद में यूएसए और इसके अंदर जुड़ जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। ये विरोध में लड़ रहे थे किसके, जर्मनी और इटली के, ठीक। तो ब्रिटेन को चूंकि पैसों की जरूरत थी, तो ब्रिटेन ने ये बोला सभी अपनी कॉलोनीज को, उपनिवेश जो थे उनको, कि युद्ध कोष में पैसा जमा कराओ, जो भी जमा करा सकते हो युद्ध कोष में जमा कराओ, चाहे पैसा, सैनिक, खाना, कपड़ा, कुछ भी, सब कुछ। भाई युद्ध में तो हर चीज की जरूरत होती है ना, सेना की भी होती है, पैसे की भी होती है, खाने की भी होती है, कपड़ों की भी होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत पर दबाव डाला कि युद्ध कोष में जमा कराओ। अब भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी थी, तो भारत को कराना ही था, और ब्रिटेन इटली और जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा था, नॉट इक्वल टू मतलब अगेंस्ट में, ठीक है। तो इससे फिर जो एक तरह से, भाई मान लो पैसे जमा कराने के लिए बोला युद्ध कोष में, तो ब्रिटेन ने बोला गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ने एजेंट टू गवर्नर जनरल को, एजीजे ने रेजिडेंट को, रेजिडेंट ने महाराणा को, महाराणा ने जागीरदार को, और जागीरदार ने किसानों को। तो घूम फिर के लास्ट पड़ी तो किसानों पे ही, ऐसे। तो किसानों के बेचारों की हालत पहले ही दयनीय थी, और ज्यादा खराब होगी, क्या करें, ठीक है। फिर अब अपन देखते हैं कि 1916 में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, तो किसानों को लगा कि अब एक योग्य नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। तो योग्य नेतृत्व के रूप में विजय सिंह पथिक का अब नया आगमन होता है बिजोलिया किसान आंदोलन में, और यहीं से जो है सेकंड चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरू होता है। विजय सिंह, वीएसपी मतलब विजय सिंह पथिक, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है ना, क्योंकि अपने माइक्रो से पढ़ रहे हैं, थ्योरी में आप रीडिंग लगाओ, सारी चीजें ये वही हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे अपन चलें, यहाँ पे खत्म होता है अपने किसका, प्रथम चरण का, क्या हुआ, प्रथम चरण का। फिर एक मिनट, हाँ, प्रथम चरण में अपन जैसे देखते हैं कि प्रथम चरण का महत्व क्या क्या हुआ। प्रथम चरण का महत्व ये है कि किसानों में एक तो जागरूकता आई अपने अधिकारों के लिए, कि हाँ ज्यादा कर नहीं ले सकते हैं, युद्ध कोष में ज्यादा पैसे जमा नहीं करवा सकते हैं, चौरी कर नहीं लगा सकते ऐसे मनमानी लाग, और तलवार बंधाई ऐसे मनमानी लाग नहीं लगा सकते। किसानों ने विरोध शुरू किया जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसका, इससे पहले तो विरोध था ही नहीं, तो इससे पहले नो डाउट शोषण भी नहीं था। तो किसान मतलब अपनी शक्ति को पहचाने कि हाँ विरोध कर सकते हैं। और तीसरा महत्व क्या, कि असफलता में सफलता निहित होती है। अगर असफल हो जाए अपन किसी प्रयास में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल है। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल वी स्टॉप ट्राइंग। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ दें, तब तक कोई भी असफलता जो है वो स्थायी नहीं होती, उसको अपन सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते जरूरत होती है एक कुशल नेतृत्व की और अभिलाषा की। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को कुशल नेतृत्व मिला विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, और अभिलाषा तो किसानों की थी, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे, अपने अत्याचार या शोषण का विरोध करने की शक्ति अब उनके अंदर आ चुकी थी। तो इसी के साथ ही आगमन होता है बच्चों किसका, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन के, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का, है ना, ये सेकंड ऐसे है। तो नेक्स्ट अपन आप पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण।